हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे शर्मा क्लासेस यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे MPS 4 का चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है भूमंडलीकरण और राज्य। तो आज का टॉपिक है राज्य संप्रभुता पर प्रभाव, किसका? भूमंडलीकरण का। तो आज हम पढ़ेंगे कि भूमंडलीकरण का राज्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। अधिकतर विद्वान इस बात पर सहमत हैं कि राज्य राष्ट्र का काल समाप्त नहीं हुआ है। राज्य राष्ट्र की अहमियत जो है वो उतनी ही है जितनी थी, बल्कि 19वीं शताब्दी में गौरव के शिखर पर पहुंचने के बाद 20वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों तक इसमें कमी आई है, इससे पहले कमी नहीं आई है। राज्य अभी भी अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और राज्य अपनी स्वतंत्रता बनाए हुए है, लेकिन यह स्थिति असमान है। भूमंडलीकरण के कारण कुछ राज्यों का ह्रास हुआ है तो कुछ राज्यों का उत्थान हुआ है। मतलब यह है कि राज्य का अंत नहीं हुआ है, बल्कि इसकी शक्ति और सत्ता में परिवर्तन हुआ है। मतलब इसकी नीति बनाने की शक्ति जो है वो कम हुई है, निर्णय लेने की शक्ति कम हुई है, लेकिन इसका अंत नहीं हुआ है। अभी भी राज्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डेविड हेल, जो कि राजनीति के बहुत बड़े विद्वान रहे हैं, उन्होंने 3 आधार बताए हैं जिनके आधार पर राज्य की संप्रभुता का नुकसान हुआ है या फिर उसको चुनौतियां मिली हैं या उसकी शक्ति कम हुई है। पहला है नई अर्थव्यवस्था की चुनौतियां, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से चुनौतियां, तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय कानून से चुनौतियां। तो वो 3 कारण हैं जिसकी वजह से राज्य की संप्रभुता पर प्रभाव पड़ा है। अब हम इनको डिटेल्स में जान लेते हैं। तो पहला है नई विश्व व्यवस्था की चुनौतियां। इसकी हम बात करें तो हम देखेंगे कि 2 चीज़ें हमें इसमें देखने को मिलती हैं। पहला है MNCs मतलब बहुराष्ट्रीय निगम, और दूसरा है बढ़ता सूचना प्रौद्योगिकी और यातायात। तो इन दोनों की ही वजह से राज्य की संप्रभुता को कैसे नुकसान हुआ है ये हम जान लेते हैं। तो जब भूमंडलीकरण का दौर आता है तो होता क्या है कि सीमा पार व्यापार होने लगता है। तो जब सीमा पार व्यापार होता है तो हम देखते हैं कि कंपनियां एक देश से दूसरे देश में जाती हैं। जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है वो एक देश से दूसरे देश में जाती हैं, उनका उद्देश्य केवल लाभ कमाना नहीं होता है, बल्कि जब ये बाहर जाती हैं तो तब यह आर्थिक धन के अलावा भी बहुत कुछ कमाती हैं। तो इस लाभ को यह राज्य के द्वारा ही उठाती हैं। जब राज्य के किसी क्षेत्र में जाकर ये कंपनियां निवेश स्थापित करती हैं तो वह राज्य से बहुत सारी परमिशंस लेती हैं, ठीक है, बहुत सारी स्वतंत्रताएं प्राप्त कर लेती हैं। ये कभी कभी यह स्वतंत्रताएं इतनी ज़्यादा होती हैं कि इससे राज्यों को ही नुकसान उठाना पड़ जाता है, और जो कंपनियां हैं वो बहुत ज़्यादा निवेश करती हैं। इसीलिए उस राज्य की पूरी अर्थव्यवस्था इन MNCs पर ही डिपेंड रहती हैं। इसकी वजह से ही राज्य को इन कंपनियों के दबाव में आना पड़ता है। दूसरे तरीके का नुकसान है बढ़ता हुआ सूचना प्रौद्योगिकी और यातायात। ये भी नुकसान हो रहा है कि जब यातायात बढ़ा तो उससे भी सीमा पार व्यापार में बढ़ोतरी हुई। ओके, और अगर हम सूचना प्रौद्योगिकी की बात करें तो सूचना प्रौद्योगिकी इतनी बढ़ चुकी है कि अगर किसी एक देश का स्टॉक या शेयर मार्केट गिरता है तो उसका प्रभाव जो है वो पूरे विश्व में पड़ता है। तो यह जो भूमंडलीकरण वर्ल्ड है, इसका स्टॉक और शेयर मार्केट पर भी बहुत बड़ा प्रभाव है। शेयर मार्केट भी एक राज्य को चुनौती दे रहे हैं, और वित्तीय व्यवस्था जो है वह राज्य के नियंत्रण से बाहर है। अब राज्य की वित्तीय व्यवस्था जो है वो कौन संभाल रही है? वो बड़ी बड़ी कंपनियां संभाल रही हैं, MNCs संभाल रही हैं, और शेयर और स्टॉक संभाल रहा है। इसकी वजह से राज्य की संप्रभुता में कमी आई है, और अब राज्य कल्याणकारी नीतियाँ बना नहीं पाता है। तो पहला है नई विश्व अर्थव्यवस्था की चुनौतियाँ। इसकी हम बात करें तो हमें इसमें 2 चीज़ें देखने को मिलती हैं।
पहली मिलती है एमएनसीज बहुराष्ट्रीय निगम और दूसरा बढ़ता सूचना प्रौद्योगिकी और यातायात। तो इन दोनों की ही वजह से राज्य की संप्रभुता को कैसे नुकसान हुआ है ये हम जान लेते हैं। तो जब भूमंडलीकरण का दौर आता है तो क्या होता है कि जब भूमंडलीकरण का दौर आता है तो क्या होता है कि सीमा पार व्यापार होने लगता है। जब सीमा पार व्यापार होता है तो हम देखते हैं कि कंपनियां एक देश से दूसरे देश में जाती हैं। जब ये एमएनसीज यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां दूसरे देश में जाती हैं तो उनका उद्देश्य केवल लाभ कमाना नहीं होता है, बल्कि जब ये बाहर जाती हैं तो तब ये लाभ आर्थिक धन के अलावा भी बहुत कुछ कमाती हैं और इस लाभ का जो फ़ायदा है वो ये कंपनियां राज्य के द्वारा ही उठाती हैं। जब राज्य के किसी भी क्षेत्र में जाकर ये कंपनियां निवेश स्थापित करती हैं तो वह राज्य से बहुत सारी परमिशंस ले लेती हैं, बहुत सारी स्वतंत्रताएं प्राप्त कर लेती हैं। कभी कभी ये जो स्वतंत्रताएं प्राप्त करती हैं वो इतनी ज़्यादा होती हैं कि इसमें राज्यों को ही नुकसान उठाना पड़ जाता है और कंपनियां बहुत ज़्यादा निवेश करती हैं। इसीलिए उस राज्य की जो पूरी अर्थव्यवस्था होती है वो इन एमएनसीज पर ही डिपेंड रहती है। इसकी वजह से भी राज्य को इन कंपनियों के दबाव में आना पड़ जाता है। दूसरे तरीके का नुकसान है बढ़ता सूचना प्रौद्योगिकी और यातायात। जब यातायात बढ़ा तो उससे सीमा पार जो व्यापार है उसमें बढ़ोतरी हुई है। और अगर हम सूचना प्रौद्योगिकी की बात करें तो सूचना प्रौद्योगिकी इतनी बढ़ चुकी है कि अगर किसी एक देश का जो स्टॉक या शेयर मार्केट होता है वो गिर जाता है तो उसके प्रभाव जो है वो पूरे विश्व को। दूसरे तरीके का नुकसान है बढ़ता सूचना प्रौद्योगिकी और यातायात। इससे भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। कैसे? देखो, जब यातायात बढ़ा तो उससे सीमा पार व्यापार जो है उसमें भी बढ़ोतरी हुई। और अगर हम सूचना प्रौद्योगिकी की बात करें तो जो सूचना प्रौद्योगिकी है वो इतनी बढ़ चुकी है कि अगर किसी एक देश का स्टॉक या शेयर मार्केट गिरता है तो उसका जो प्रभाव है वो पूरे विश्व पर पड़ता है। तो यह जो भूमंडलीकरण है उसका स्टॉक और शेयर मार्केट पर बहुत ज़्यादा प्रभाव है। शेयर मार्केट भी एक राज्य को बहुत बड़ी चुनौती दे रहे हैं और वित्तीय व्यवस्था जो है वह राज्य के नियंत्रण से बाहर हो चुकी है। अब राज्य की जो वित्तीय व्यवस्था है ना वो कौन संभाल रहा है? वो ये कंपनियां संभाल रही हैं, एमएनसीज, ठीक है, और शेयर मार्केट और स्टॉक संभाल रहा है। इसकी वजह से भी राज्य की जो संप्रभुता है उसमें कमी आई है और अब राज्य कल्याणकारी नीतियां नहीं बना पा रहा है। ओके, आयात तथा तटकर में अवरोध आ रहा है। तटकर मतलब सीमा शुल्क, जो हम सीमा शुल्क लगाते हैं, लेकिन अब ग्लोबलाइजेशन की वजह से यह कम हो गया है। कुछ चीज़ों में तो यह बिल्कुल ही शून्य हो गया है, बिल्कुल ही कम हो गया। इसके अलावा एमएनसीज की वजह से राज्य अपने घरेलू उद्योग की सुरक्षा भी नहीं कर पा रहे हैं और रोजगार में भी कमी हो रही है। अब कुछ सुझाव भी बताए गए हैं जिससे कि राज्य अपनी स्थिति में सुधार ला सकता है। पहला सुधार है क्षेत्रीकरण का लाभ उठाकर। ठीक है, क्षेत्रीकरण का मतलब होता है कि उसके पास जो क्षेत्र हैं और जो क्षेत्रीय संसाधन हैं उनका इस्तेमाल करें और अपने क्षेत्रीय स्थानों से ही वो व्यापार करें। वह अपने आसपास के पड़ोसी देशों से व्यापार करें बजाय उनके कि जो विकसित देश हैं। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल हमें अमेरिका और यूरोपीय संघ का देखने को मिलता है। इन देशों ने क्षेत्रीकरण का बहुत लाभ उठाया है। दूसरा है बेहतर व्यापार नीति, यानी कि व्यापार की ऐसी नीति बनाएं हम कि हम बाहर से वस्तुएं जो हैं वो कम मंगाएं और अपनी वस्तुएं बाहर ज़्यादा बेचें। राज्य को एक ऐसी नीति बनाना चाहिए जिससे कि हमारे यहाँ पर जो चीज़ें हैं हमें वही इस्तेमाल करना चाहिए, विदेशी चीज़ें नहीं मंगाना चाहिए। तो राज्य अपनी स्थिति सुधार सकता है एक बेहतर नीति बनाकर।
और तीसरा है घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देकर। राज्य अपने घरेलू उद्योगों को बढ़ा करके अपनी स्थिति सुधार सकता है। जैसे कि हम इंडिया में देख रहे हैं कि आजकल हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं, स्टार्टअप को महत्व दे रहे हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ पे मेक इन इंडिया का कंसेप्ट भी बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो ये कुछ ऐसी नीतियाँ हैं जिसको अपनाकर राज्य अपनी संप्रभुता को बचा सकता है। अब दूसरा है नए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से चुनौतियाँ। राज्य को अब नए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से भी चुनौतियाँ मिल रही हैं। राज्य तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का प्रभाव जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। हमें नए नए संगठन आजकल देखने को मिल रहे हैं और इनके प्रभाव की बात करें तो यह सभी क्षेत्रों में, चाहे व्यापार का क्षेत्र हो या फिर अंतरिक्ष का क्षेत्र हो या समुद्र का क्षेत्र हो, आज इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कि अंतरिक्ष में भी निवेश कर रही हैं और समुद्र के क्षेत्र में भी निवेश कर रही हैं और व्यापार के क्षेत्र में भी। अगर हम इनकी संख्या की बात करें तो 1909 में केवल 37 अंतर सरकारी संगठन थे और 176 अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन थे और 1984 तक इनकी संख्या बढ़कर 280 और 4615 हो गई और अब यह हजारों की संख्याओं को पार कर गई है और राज्यों पर बहुत प्रभाव डाल रहे हैं और राज्य के निर्णय प्रक्रिया को भी प्रभावित कर रहे हैं, क्योंकि यह एक दबाव समूह के रूप में काम कर रहे हैं। अगर इनको लगता है कि राज्य की नीतियां इनके अगेंस्ट हैं या फिर इनके हित में नहीं है, तो यह राज्यों पर दबाव डालते हैं और फिर राज्य को अपनी नीति जो है वो वापस लेनी पड़ती है या फिर उसमें कुछ सुधार करना पड़ता है। कुछ अगर संगठनों का एग्जाम्पल अगर हम लें तो हम देख सकते हैं कि डाक यूनियन या दूरसंचार यूनियन, और सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा तो वह है मानव अधिकार संगठन है। उनके बारे में मानव अधिकार संगठन हाल फिलहाल में राज्य के अंदर बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यूनेस्को, संयुक्त राष्ट्र जैसे अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं जो बहुत अधिक राजनीतिक तथा विवादित रहे हैं तथा राज्यों के अंदरूनी कार्यों में भी ये बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप कर रहे हैं और इनकी इतनी शक्ति बड़ी है कि अगर इनकी शक्ति का उदाहरण दें तो यूरोपीय संघ है उसका उदाहरण लेते हैं तो इस यूरोपीय संघ में इतनी शक्ति है कि यह कानून बना सकता है, अपना सजा भी ये दे सकता है और निर्देशन भी कर सकता है और इनकी एक सामान्य मुद्रा भी है। और यूरोपीय संघ का उद्देश्य है कि जापान और अमेरिका की आर्थिक शक्ति से मुकाबला कर सकें और अपनी आर्थिक प्रगति कर सकें। तो इस प्रकार राज्य की संप्रभुता को नुकसान हो रहा है। और तीसरा बड़ा कारक है जिससे राज्य की संप्रभुता को नुकसान हो रहा है, वह है अंतर्राष्ट्रीय कानून से चुनौतियाँ। अंतर्राष्ट्रीय कानून में परिवर्तनों ने भी नियमों तथा अधिकारों तथा कर्तव्यों के नए नए रूप लागू किए हैं। आजकल नए नए कानून बन रहे हैं, ठीक है, जिनका राज्यों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। हालांकि इनको मानने के लिए जोर ज़बरदस्ती नहीं की जाती है, लेकिन फिर भी ये इतने महत्वपूर्ण है, इतने इम्पोर्टेंट है कि इनको मानना ही पड़ता है। जो परंपरागत राज्य होते हैं उनमें एक नियम होता है, वो यह होता है कि व्यक्तियों तथा राज्यों की एजेंसियों को ऐसी छूट होनी चाहिए कि वो किसी अन्य देश के न्यायालय में जाकर किसी पर भी मुकदमा ना चलाया जा सके या उनके खिलाफ ना मुकदमा चलाया जा सके किसी अन्य देश में जाकर। लेकिन अभी क्या हो रहा है, भूमंडलीकरण के कारण अंतर्राष्ट्रीय अदालतों में इन नियमों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। राज्यों तथा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के बीच एक ऐसा तनाव बना हुआ है जिसका विशेषकर जो सॉल्यूशन है वो यूरोपीय संघ के अंदर निकाला जाता है। इतना ही नहीं, 1950 में भी मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए
और उनकी स्वतंत्रता के लिए 1950 में यूरोपीय समझौता किया गया था। ठीक है, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था। यह मानव अधिकारों के बारे में कई घोषणा पत्र जैसा तो नहीं था, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे कदम थे जो आगे तक बढ़ सकते थे। अगर हम बात करें एक परंपरागत राज्य की, तो परंपरागत राज्य में ना तो कोई व्यक्ति और ना ही किसी राज्य को यह अधिकार था कि वो किसी दूसरे देश के व्यक्ति या संस्था पर मुकदमा चला सके या केस कर सके। लेकिन आज के इस भूमंडलीकरण के दौर में हमें बहुत सारे केस ऐसे देखने को मिल रहे हैं जिसका मुकदमा जो है वो बाहर के देशों में चल रहा है। अगर हम एग्ज़ाम्पल लें तो भारत के कुलभूषण यादव का मामला जो है वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में चल रहा है, और भी ऐसे कई मुकदमे हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में चल रहे हैं। इसके अलावा दूसरा एग्ज़ाम्पल दूँ तो वो है फ़ेसबुक का। ठीक है, तो आजकल हम देख रहे हैं कि जो फ़ेसबुक का जो डाटा चोरी का एग्ज़ाम्पल लगाया गया था, उसका मुकदमा भी जो है वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में चल रहा है। और एक और एग्ज़ाम्पल है, वह है मानव अधिकारों से संबंधित जुड़े मामले का। ठीक है, मानव अधिकार से संबंधित जो भी मामले होते हैं उनकी सुनवाई जो है वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में होती है। यूरोपीय संघ का देखें तो यूरोपीय संघ के जितने भी सदस्य राष्ट्र हैं, वहाँ पर अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ जो राज्य है वो अगर मुकदमा चलाता है, यूरोपीय संघ जो है, अगर हम उसका एग्ज़ाम्पल देखें तो यूरोपीय संघ के जितने भी सदस्य राष्ट्र हैं, अगर वहाँ पर किसी व्यक्ति के खिलाफ जो राज्य है वो अगर मानव अधिकार का हनन करता है, तो व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह यूरोपीय संघ में सीधा याचिका दाखिल कर सकता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को सभी राज्य मानने को तैयार नहीं है। सभी राज्य इन अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को स्वीकार नहीं करते हैं। अगर ख़ास तौर पर बोलूं तो इस्लामी कट्टरवादी आंदोलन जो है वो कभी भी इन अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को नहीं मानते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वो 3 पॉइंट थे जो राज्य की संप्रभुता पर प्रभाव डालते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।